नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के आतंकवाद रोकने के लिए अमेरिका में भारतीयों का पाकिस्तानी दूतावास पर प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, अमेरिका की धरती पर भारतीयों ने पाकिस्तानी दूतावास को घेर लिया है और पाकिस्तान से आतंकवाद को जन्म देने की जो आदत है उसको रोकने के लिए कहा है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 3 देशों की NSA स्तर की बैठक में भाग लेंगे अजीत डोभाल, और इसके लिए वो पहुंच चुके हैं कोलंबो, और प्रधानमंत्री राजपक्षे से करेंगे बड़ी मुलाकात, जिसके बाद अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भारत ले सकती है बड़ा फैसला। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों के मुद्दे पर भाजपा ने बोला गांधी परिवार पर हमला, राहुल को सेट करने के लिए सिमट कर रह गई है कांग्रेस की राजनीति। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी को किसी तरीके से राजनीति में चमकाया जाए और नेता के तौर पर सेट कर दिया जाए, इसके लिए ही पूरी की पूरी कांग्रेस जुट गई है, ये बड़ा आरोप लगाया है भाजपा ने। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पाकिस्तान आतंकवाद रोको, अमेरिका में भारतीयों का पाकिस्तानी दूतावास पर प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, मुंबई हमले की बरसी पर अमेरिका में भारतीय मूल के नागरिकों ने पाकिस्तान दूतावास के सामने प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अमेरिका के अन्य शहरों में भी प्रदर्शन हुए। इधर इजरायल में मुंबई हमले में मारे गए 6 यहूदियों की याद में एलात शहर के सिनेगॉग में एक स्मारक बनाया गया है। न्यूयॉर्क में कड़ाके की सर्दी और बारिश के बावजूद भारतीय प्रवासी नागरिकों ने पाकिस्तानी दूतावास के सामने जबरदस्त प्रदर्शन किया। बाद में ये प्रदर्शनकारी टाइम्स स्क्वायर भी पहुंचे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में पाकिस्तान आतंकवाद रोको की तख्तियां लगी हुई थी। दूतावास के सामने एक डिजिटल वैन खड़ी की गई थी जिस पर मुंबई हमले के फोटो दिखाए जा रहे थे। ऐसे ही प्रदर्शन वाशिंगटन और अन्य शहरों में किए गए। पाकिस्तानी आतंकवादियों का शिकार हुए 6 यहूदियों की याद में इजरायल के एलात शहर के एक सिनेगॉग में स्मारक और उनके नाम की पट्टिका लगाई गई। इस स्मारक का अनावरण इजरायल में भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव रोहित मिश्रा ने किया। मुंबई के हमले में नरीमन पॉइंट स्थित यहूदियों के चबाड़ हाउस को भी आतंकियों ने निशाना बनाया था, जिसमें 6 यहूदी मारे गए थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 3 देशों की NSA स्तर की बैठक में भाग लेने डोभाल पहुंचे कोलंबो, प्रधानमंत्री राजपक्षे से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शुक्रवार को हिंद महासागर के 3 देशों भारत, श्रीलंका और मालदीव की समुद्री सुरक्षा सहयोग संबंधी बैठक में भाग लेने कोलंबो पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के साथ मुलाकात की। भारत के उच्चायुक्त के अनुसार प्रधानमंत्री राजपक्षे से मुलाकात के दौरान डोभाल ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने दोनों देशों के बीच हुए द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति के लिए दोनों नेताओं के बीच सफल आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में उनके योगदान को याद किया। उल्लेखनीय है कि भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की 4थी वार्ता में भाग लेने के लिए NSA अजीत डोभाल 2 दिनों की श्रीलंका यात्रा पर हैं। NSA अजीत डोभाल श्रीलंका के रक्षा सचिव मेजर जनरल कमल गुणारत्ने के आमंत्रण पर वहां गए हैं। इस बैठक में श्रीलंका के रक्षा सचिव और भारत के NSA के अलावा मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी भाग लेंगी। इससे पहले 2011 में मालदीव, 2013 में श्रीलंका और 2014 में भारत में यह बैठक आयोजित की गई थी। विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार NSS स्तर की त्रिपक्षीय बैठक हिंद महासागर के देशों के बीच सहयोग का प्रभावी मंच प्रदान करती है। पिछली बैठक में मॉरिशस और सेशल्स ने अतिथि देश के तौर पर बैठक में भाग लिया था। यह बैठक समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग के मुद्दे पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी ने बोला गांधी परिवार पर हमला, राहुल को सेट करने में सिमट कर रह गई कांग्रेस की राजनीति। जी हां दोस्तों, बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का कहना है कि जिस समय पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, उस समय कांग्रेस के लोग झूठा प्रलाप कर किसानों को जुलूस बनाकर दिल्ली चलने और तोड़फोड़ करने के लिए उकसा रहे हैं। कांग्रेसी चाहते हैं कि अधिक से अधिक किसान कोरोना के शिकार हो जाएं, जिससे उन्हें अपनी राजनीति चमकाने का एक और मौका मिले। यह दिखाता है कि इनके लिए वोटों के सामने देश की गरीब जनता और किसानों के जानो माल का कोई महत्व नहीं है। बिहार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने आंकड़ों के साथ कांग्रेस की पोल खोलने की कोशिश की। उन्होंने कहा
उन्होंने कहा कि कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने और अपने राज्य में फलने फूलने वाले बिचौलियों का बचाव करने के लिए ही कांग्रेसी यह झूठ फैला रहे हैं कि इस कानूनों से एमएसपी खत्म हो जाएगा, जबकि सच्चाई ये है कि 2020-21 के खरीफ सीजन में अब तक 307.3 लाख मीट्रिक टन धान 57,967.79 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य पर खरीदा जा चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जिसका देश हित से अब कोई वास्ता नहीं रहा। उनकी पूरी की पूरी राजनीति अब सिर्फ अपने युवराज को राजनीति में सेट करने की इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। 5 स्टार संस्कृति के आदी होने के कारण यह लोग धरातल पर काम कर नहीं सकते और अपनी जमीन बचाने के लिए केंद्र सरकार को काम करने देना नहीं चाहते। इसीलिए चाहे वह जनता को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास हो या किसानों की आय बढ़ाने के, यह जन सरोकार के हर मुद्दे को विवादों में खींचने की कोशिश करने लगते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस पहले भी 3 तलाक, सर्जिकल स्ट्राइक, धारा 370, CAA पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर चुकी है। इस बार कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानूनों पर भी जबरदस्ती बवाल करवाने की कोशिश की है, लेकिन जनता द्वारा सहयोग न मिलने पर अब यह अपने शासित राज्य के कार्यकर्ताओं को किसानों के बीच खड़ा कर उपद्रव करवाने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर जायसवाल ने कहा, एक अंग्रेज द्वारा स्थापित और उन्हीं की फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रही कांग्रेस की बस एक ही मंशा है कि किसी तरह देश में दंगा हो जाए, लोगों का आपसी सौहार्द समाप्त हो जाए, इसके बाद किसी तरह और उनके युवराज सत्ता पर काबिज हो जाए। लेकिन कांग्रेस यह जान ले कि जनता उनका यह घटिया खेल समझ चुकी है और पूरी तरह उनके खिलाफ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में बनेगी रूसी वैक्सीन, हर साल 10 करोड़ डोज का करार। जी हां दोस्तों, दुनिया भर की निगाहें अब कोरोना वैक्सीन पर है। इसी कड़ी में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के लिए भारत की दवा कंपनी हेट्रो ने रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड से करार किया है। इसके तहत भारत में हर साल वैक्सीन की 10 करोड़ डोज बनाई जाएंगी। दरअसल रूस के सॉवरेन वेल्थ फंड ने एक बयान में कहा कि कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन 2021 में शुरू करने का इरादा है। रॉयटर्स के मुताबिक स्पुतनिक के ट्विटर अकाउंट पर भी एक बयान के हवाले से इसकी जानकारी दी गई है। इस समय इस वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल बेलारूस, UAE, वेनेजुएला और अन्य देशों में चल रहा है, जबकि भारत में दूसरे चरण और तीसरे चरण का परीक्षण चल रहा है। रूस की इस वैक्सीन के डोज बनाने के लिए 50 से ज्यादा देश अनुरोध कर चुके हैं। ग्लोबल मार्केट में सप्लाई के लिए वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत के अलावा चीन, ब्राजील, साउथ कोरिया और दूसरे देशों में भी किया जाएगा। हेट्रो लैब्स लिमिटेड के डायरेक्टर मुरली कृष्ण रेड्डी ने कहा कि कोरोना के इलाज में स्पुतनिक वी की वैक्सीन सबसे कारगर है। वैक्सीन तैयार करने के लिए RDIF के साथ इस पार्टनरशिप से हम बहुत खुश हैं। यह पार्टनरशिप कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे कमिटमेंट और मेक इन इंडिया के मकसद को पूरा करने के लिए एक और कदम है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी वैक्सीन के 95% असरदार होने का दावा किया गया है। यह वैक्सीन -20 से -70 डिग्री तापमान के बीच स्टोर की जा सकती है और यही बात इस वैक्सीन के लिए भारत में बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के एक खुराक की कीमत $10 लगभग 750 रुपए होगी। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक रूस के नागरिकों के लिए टीकाकरण निशुल्क होगा। बयान में बताया गया है कि RDIF को फिलहाल अन्य देशों और कंपनियों से आवेदन मिल रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता सरकार को लगा बड़ा झटका, कैबिनेट मंत्री ने दिया इस्तीफा, भाजपा में होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही भाजपा की राह लगातार आसान होती जा रही है। गुरुवार को एक तरफ राज्य में सबसे बड़ा जनाधार रखने वाले मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तो दूसरी ओर उनके समर्थक विधायक मिहिर गोस्वामी भी ममता का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल होने के लिए दिल्ली चले गए हैं। भाजपा सूत्रों के अनुसार भाजपा सांसद निशित प्रमाणिक के साथ मिहिर गोस्वामी दिल्ली गए हैं। वह रविवार अथवा सोमवार तक भाजपा की सदस्यता ले लेंगे। कूच बिहार दक्षिण से विधायक मिहिर गोस्वामी पिछले कई दिनों से तृणमूल कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। वह लगातार फेसबुक पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल की कार्यशैली के खिलाफ सवाल खड़ा कर रहे थे। एक दिन पहले ही उन्होंने लिखा था कि वह 22 सालों से तृणमूल कांग्रेस में है, लेकिन उनकी लगातार अनदेखी और अपेक्षा की गई है। अब वह तृणमूल में बिल्कुल भी बने रहना नहीं चाहते हैं और हर तरह का संबंध तोड़ देना चाहते हैं। उसके ठीक एक दिन बाद जब वह दिल्ली के लिए रवाना हो गए तो माना जा रहा है कि इससे ममता बनर्जी की मुश्किलें और अधिक बढ़ेंगी। खास बात यह है कि गोस्वामी राज्य कैबिनेट में परिवहन मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी के करीब विधायकों में से एक रहे हैं। गुरुवार को ही शुभेंदु ने मंत्री पद छोड़ा है और दूसरी ओर गोस्वामी दिल्ली रवाना हुए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये दोनों ही रणनीति सोच समझकर बनाई गई थी। उल्लेखनीय है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की 18 सीट जीतने के बाद अपनी सरकार बचाए रखने के लिए ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को अपना राजनीतिक रणनीतिकार नियुक्त किया है। किशोर की संस्था IPAC के
कर्मचारी राज्य भर में जा रहे हैं और पार्टी के नेताओं, मंत्रियों, विधायकों और सांसदों से उनके काम का ब्यौरा मांग रहे हैं, जिसे लेकर कई विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि एक राजनीतिक रणनीतिकार की संस्था के लोग काम का हिसाब लें, यह अपमान है। मिहिर गोस्वामी ने भी इसे लेकर सवाल खड़ा किया था और मुख्यमंत्री से पूछा था कि जिस तृणमूल का दामन उन्होंने थामा था, क्या यह वही तृणमूल है? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका और इजराइल ने भारत को दिया ऐसा हथियार, चीन और पाकिस्तान की नींद हुई हराम। जी हां दोस्तों, भारत इस समय दो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान से मुकाबला कर रहा है। दोनों ही हर तरह से भारत के खिलाफ साजिश रचने में लगे हुए हैं, लेकिन अब अमेरिका और इजराइल ने भारत को ऐसा खास हथियार दिया है जिसके बाद सीमा पर चीन और पाकिस्तान की हर हरकत नाकाम हो जाएगी। हालिया रिपोर्टों के अनुसार ड्रोन को लेकर भारत और इजराइल के बीच एक सौदा हो रहा है। भारत का इजराइल से हेरॉन सर्विलांस ड्रोन खरीदने का एक सौदा अंतिम चरण में है और उम्मीद है कि दिसंबर में इस डील को सील कर दिया जाएगा। एलएसी को लेकर चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के कारण भारत लगातार अपनी सुरक्षा बढ़ा रहा है। राफेल सहित सेना में कई मिसाइलों को शामिल करने के बाद ड्रोन अब भारतीय सेना की ताकत बढ़ा सकते हैं। भारत को जल्द ही इजराइल हेरॉन और यूएस मिनी ड्रोन्स मिलेंगे ताकि चीन की सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। इजरायली ड्रोन सौदा अंतिम चरण में, इजराइल के हेरॉन निगरानी ड्रोन खरीदने का सौदा भी अंतिम चरण में है और दिसंबर में पूरा होने की उम्मीद है। एएनआई समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से कहा कि हेरॉन ड्रोन चीन से सटे लद्दाख सेक्टर में तैनात किया जाएगा और वर्तमान में भारतीय सुरक्षा बलों की क्षमता में वृद्धि करेगा। हेरॉन ड्रोन में निगरानी क्षमता होती है। सूत्रों ने कहा कि ड्रोनों की खरीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार द्वारा रक्षा बलों को दी गई आपातकालीन वित्तीय शक्तियों को तहत की जा रही थी, जिसके तहत वे 500 करोड़ रुपए तक के हथियार खरीद कर सकते थे। इसके अलावा अन्य छोटे ड्रोन जो भारत को अमेरिका से मिलेंगे, उन्हें जमीन पर बटालियन स्तर के सैनिकों को दिया जाएगा। सटीक स्थान जानने के लिए हाथ से संचालित ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि इस विशेष ड्रोन की खरीद से भारतीय सेना को एलएसी पर चीन की हर हरकत की जानकारी मिल जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को आखिरी बार यह सुविधा वर्ष 2019 में दी गई थी, जब पाकिस्तान में हवाई हमला हुआ था। इस शक्ति का उपयोग करते हुए भारतीय नौसेना ने अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स से 2 प्रीडेटर ड्रोन लिए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन और भारत के बीच बढ़ा गतिरोध, भारी संख्या में सेना, बातचीत जारी। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में 0 से भी कम तापमान वाले विभिन्न पहाड़ी स्थानों पर करीब 50,000 भारतीय सैनिक पूरी युद्धक तैयारी में तैनात हैं। दोनों पक्षों के बीच कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक वार्ता के बावजूद सीमा पर गतिरोध का कोई ठोस समाधान अब तक नहीं निकला है। अधिकारियों के मुताबिक चीन ने भी लगभग उतनी ही संख्या में सैनिकों की तैनाती की है। रेन ने कहा कि दोनों पक्षों ने दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमति को ईमानदारी से लागू करने और यह सुनिश्चित करने पर सहमति जताई है कि अग्रिम मोर्चों पर तैनात उनके सैनिक संयम बरतेंगे और किसी भी गलतफहमी से बचेंगे। रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट ने रेन को उद्धृत करते हुए कहा, बैठक के बाद चीन भारत सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे पश्चिमी सेक्टरों से सैनिकों की वापसी के लिए चीन और भारत स्पष्ट व गहन संवाद तथा समन्वय बरकरार रख रहे हैं। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीनियर कर्नल रेन गुओकियांग ने ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भारत चीन सीमा पर मौजूद स्थिति को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, चीन भारत के बीच कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की बातचीत के बाद से चीन भारत सीमावर्ती इलाकों में स्थिति कुल मिलाकर स्थिर बनी हुई है। चीन और भारत मौजूदा गतिरोध के समाधान के लिए 8 दौर की वार्ता के बाद पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे इलाकों से सैनिकों की वापसी के लिए स्पष्ट, समन्वित और गहन संवाद बरकरार रख रहे हैं। चीनी सेना ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। चीनी और भारतीय सेनाओं ने मई में शुरू हुए सैन्य गतिरोध को दूर करने के लिए 6 नवंबर को कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की बातचीत की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी का बड़ा फैसला, 100 साल पुराने नियम कानून को खत्म करेगी यूपी सरकार। जी हां दोस्तों, यूपी सरकार बरसों पुराने व अनुपयोगी कानून खत्म करने जा रही है। इसमें 100 साल पुराने नियम कानून शामिल हैं। इससे कारोबार करने वाले अपने उद्यमी अपना उद्योग जल्द लगा सकेंगे और उन्हें नियमों के जंजाल से मुक्ति मिलेगी। आम जनता को भी नियम कानून कम होने से राहत मिलेगी। इसके लिए संबंधित विभाग अपने यहाँ इस तरह के मामलों की समीक्षा कर खुद ही बता रहे हैं कि फलां कानून को रखा जाए या खत्म किया जाए या इन्हें दूसरे संबंधित अधिनियम में शामिल कर लिया जाए। यह सारी कवायद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के निर्देश पर की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह काम करने का जिम्मा औद्योगिक विकास विभाग को दिया है। 1920 का कानून भी बरकरार। एक कानून है यूपी रूल्स रेगुलेटिंग द ट्रांसपोर्ट टिम्बर इन कुमाऊं सिविल डिवीजन 1920। इस कानून को बने 100 साल हो गए। 20 साल पहले तो कुमाऊं क्षेत्र समेत पूरा उत्तराखंड अलग राज्य बन गया, लेकिन वन विभाग का यह नियम अभी यूपी में बरकरार है। यही नहीं, 82 साल पुराना एक और कानून है यूपी रूल्स रेगुलेटिंग ट्रांजिट ऑफ टिम्बर ऑन द रिवर गंगा
above गढ़मुक्तेश्वर in मेरठ district and on its tributaries in Indian territory above ऋषिकेश 1938। इसका नाम ही इतना लंबा है और उपयोगिता कितनी है, यह सवाल अब सरकार के सामने है। इन कानून की उपयोगिता की हो रही जांच परख इंडियन फॉरेस्ट यूपी रूल 1964, यूपी कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ ड्रिफ्ट एंड स्टैंडर्ड वुड एंड टिम्बर रूल्स, यूपी कंट्रोल ऑफ सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट ऑफ फ्रूट प्लांट्स ऑर्डर 1975, यूपी फॉरेस्ट टिम्बर एंड ट्रांजिट ऑन यमुना, टन व पबर नदी रूल्स 1963, यूपी प्रोड्यूस कंट्रोल, यूपी प्रोविंसेस प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट। आवश्यक वस्तुओं से जुड़े 4 कानून होंगे। एक खाद्य एवं रसद विभाग में भी कई इसी तरह के एक्ट व नियमावली हैं, कई तो एक जैसे हैं। मसलन यूपी इंसेंशियल कमोडिटीज से जुड़े 4 नियम हैं, इनको एक किया जा सकता है। यूपी शेड्यूल्ड कमोडिटीज से जुड़े 4 आदेश हैं, इनको भी विलय किया जा सकता है। यूपी कैरोसिन कंट्रोल ऑर्डर 1962, यूपी सेल्स ऑफ मोटर स्पिट, डीजल ऑयल एंड अल्कोहल टैक्सेशन के एक्ट के तहत होने वाला काम कुछ विभाग दूसरे विभाग के जिम्मे हैं। औद्योगिक विकास विभाग ने विभागों से पूछा था कि नियम वर्तमान में लागू है या नहीं, क्या इसे खत्म किया जा सकता है या किसी अन्य कानून अधिनियम में विलय किया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू के जेल से खेल पर खामोश हुए तेजस्वी, तो जेडीयू ने बोला हमला, कोर्ट से जमानत न देने की अपील। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर रांची में कैली बंगले से लालू प्रसाद को राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं कथित वायरल ऑडियो मामले को लेकर झारखंड के आईजी जेल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इस बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में यदि लालू को हाईकोर्ट से जमानत मिली तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे। इधर कथित तौर पर जेल से किए गए फोन को लेकर बिहार की सियासत बेहद गर्म है। जेडीयू और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार राजद अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमलावर है। जेडीयू के विधान पार्षद व पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने ट्वीट में लिखा, श्री 420 सजायाफ्ता कैदी नंबर 3351 लालू प्रसाद पर एक और मुकदमा हो गया, मगर जिस बेटे को सत्ता तक पहुंचाने के लिए बाप बुढ़ापे में भी धतकर्म से बाज नहीं आया, वो बेटा इस मुद्दे पर मौन हो गया है। नीरज कुमार ने कहा कि सजायाफ्ता लालू प्रसाद द्वारा भाजपा विधायक को फोन कर राज्य सरकार को अस्थिर करने तथा बार बार जेल मैनुअल के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हस्तक्षेप करे। नीरज ने 24 नवंबर को सुशील मोदी के ट्वीट और 25 नवंबर को वायरल हुए लालू प्रसाद के फोन कॉल का हवाला देते हुए कहा कि लालू प्रसाद आदतन अपराधी हैं। नीरज कुमार ने लालू प्रसाद के खिलाफ जेल मैनुअल के नियम 999, 1001, 615, 625 और 627 के तहत कार्रवाई की मांग की है। वहीं जेडीयू नेता संजय सिंह ने लालू प्रसाद यादव को राजनीति का कैंसर और कोढ़ बताया है। इनका कहना है कि जिस तरह लालू प्रसाद यादव ने जेल मैनुअल का उल्लंघन किया है, संजय सिंह ने यह भी कहा कि ऐसे नेताओं को कोर्ट सबक सिखाए और जमानत नहीं दे। संजय सिंह के इस बयान पर आरजेडी प्रवक्ता एजिया यादव ने पलटवार किया है। एजिया ने कहा कि इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल ना करें। जेडीयू के लोग लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा हैं, राजनैतिक कोढ़ और कैंसर ये लोग खुद हैं। जनादेश की चोरी डकैती कर इन लोगों ने सत्ता पाई है। बिहार की जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख से सेना हटाने पर भारत चीन में गतिरोध बढ़ा, ठंड में सैनिकों के पीछे हटने की उम्मीद लगभग खत्म। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच कई दौर की वार्ता के बाद भी पूर्वी लद्दाख से सेना के हटाने पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। इससे अब यह लगभग तय हो गया है कि दोनों ही देशों के सैनिकों को जमा देने वाली ठंड के बीच आने वाले कई महीने तक बने रहने होगा। गत 6 नवंबर को कोर कमांडरों के बीच 8 दौर की वार्ता के बाद भी अब तक दोनों ही देशों के बीच कोई भी ठोस प्रगति नहीं हुई है। इससे पिछले 7 महीने से चला रहा है सैन्य गतिरोध अभी भी जस का तस बना हुआ है। एक सूत्र ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा, आपसी सहमति से पीछे हटने की शर्तों और कदमों पर सहमति नहीं होने से वार्ता लगभग थम गई है। चीन ने अभी तक 9वें दौर की सैन्य वार्ता के लिए कोई तिथि नहीं बताई है। बताया जा रहा है कि चीन अभी भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि सेना को पीछे हटाने के प्रस्ताव को पैंगोंग झील चुशुल इलाके के दक्षिणी किनारे से लागू किया जाए, जहां पर भारतीय सैनिक 29 अगस्त से ही रणनीतिक रूप से ड्रैगन पर बढ़त बनाए हुए हैं। इधर भारत ने जोर दिया है कि सैनिकों की वापसी की शुरुआत पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे से किया जाए, जहां पर फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक के 8 किलोमीटर के इलाके पर चीनी सेना ने मई महीने से ही कब्जा जमा रखा है। दोनों देशों के बीच यह विवाद का विषय बना हुआ है। यही नहीं, फिंगर इलाके में पीछे हटने की दूरी को लेकर भी कुछ मतभेद दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच बना हुआ है। इसके अलावा रणनीतिक रूप से बेहद अहम देपसांग के मैदानी इलाके को लेकर भी सवाल बना हुआ है। देपसांग में पिछले 7 महीने से चीनी सेना भारतीय सैनिकों को गश्त से रोक रही है। बताया जा रहा है कि 8वें दौर की वार्ता के बाद भारत और चीन काफी हद तक इस बात को लेकर सहमत हो गए थे कि सैनिकों, टैंकों, तोपों और आर्म्ड व्हीकल को पैंगोंग झील चुशुल इलाके के अग्रिम
मोर्चे से पीछे ढकेला जाए। इससे इस संकट के जल्द समाधान की उम्मीद जगी थी, लेकिन अभी तक सैनिकों को पीछे हटाने पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ताइवान से भारत की नजदीकी से बौखलाया चाइना, फिर दी गीदड़ भभकी। जी हां दोस्तों, भारत की ताइवान और अमेरिका से बढ़ती नजदीकी से चीन बौखला गया है। वो इस गठजोड़ को हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपने लिए खतरे के रूप में देख रहा है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने अपनी इस बौखलाहट को शब्दों में ढालकर एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। ताइवान कोई कार्ड नहीं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में चीन भारत संबंधों पर एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें कहा गया है कि ताइवान भारत के लिए कार्ड की तरह नहीं है, जिसे वह चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद को निपटाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेख में गीदड़ भभकी देते हुए कहा गया है कि यदि भारत अपने इस रुख पर कायम रहता है तो चीन को भी कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।